तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर-दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद हितसिंह आया। वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इस यात्रा में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियान चीन वापस कैसे लौटा? फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपनी जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा समय लग गया। वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरी व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। स्वयं त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमाएं तथा 1600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थीं। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, पर उसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं